एक समय था जब पश्चिम बंगाल कपड़ों के व्यापार का हब हुआ करता था। यहाँ पर केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कपड़ा व्यापारी कपड़ा का व्यापार करने आते थे। पर समय के साथ पश्चिम बंगाल ने अपने इस गौरव को खो दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में यह कारोबार सिमटने के कगार पर है। व्यापारियों का पलायन हो रहा है। इस पर क्या कहना है चेंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री कोट्टी के सचिव महेंद्र जैन का। पेश है बातचीत के कुछ अंश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सूत्रकार से बात करने में धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने आज बड़े चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए, एक समय था जब अगर हम कलकत्ते की, विशेषकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ते के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं, क्योंकि हम लोग जो चेंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड इंडस्ट्री है वो ईस्टर्न इंडिया की टेक्सटाइल व्यापारियों की एक एपेक्स बॉडी है। एक समय था जब कलकत्ता पूरे पूर्वोत्तर भारत को टेक्सटाइल सप्लाई किया करता था, टेक्सटाइल कैटर करता था, और ये शने शने अब इसमें कई चीज़ें आती गई, कई कारण बनते गए, और आज ये स्थिति है कि कलकत्ता सिर्फ अपने आप में एक नाम मात्र रह गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और इसके जो सबर्ब के इलाके थे, अगर हम बात करें उस समय पूरे ईस्टर्न इंडिया को जब मैंने कहा कि सप्लाई किया करता था, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स आते थे। लेकिन आज हर जगह इसके जो पायोनियर ट्रेडर्स हैं वो सब ने अपना अपना एक अलग अलग ठिकाना बना लिया है, और कलकत्ता नाम मात्र को कहने को टेक्सटाइल की एक हब बन के रह गया है। अगर हम इसके कारणों की जांच करें तो एक समय था जब यहाँ की ढाकाई मलमल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, और ये कहा जाता है कि एक अंगूठी से पूरे एक 5 गज की साड़ी को अंगूठी से निकाल लिया जाता था। लेकिन ये जो यहाँ की जो कलाकारी थी उसको बढ़ावा मिलने की बजाय यहाँ का जो तांत का जो इंडस्ट्री थी, तंतुज जिसे हम कहते हैं, या फिर हैंडलूम सेक्टर था, पावरलूम सेक्टर था। एक समय था जब कलकत्ता और उसके आसपास के इलाके, चाहे वो रानाघाट क्षेत्र में ले लें, चाहे मुर्शिदाबाद क्षेत्र में ले लें, ये इतने ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के समय की बात। उस समय का यहाँ का जो वस्त्र व्यवसाय था, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और राजस्थान से भी ज़्यादा यहाँ का वस्त्र व्यवसाय फ्लॉरिश हुआ करता था। लेकिन वहाँ के पश्चिम बंगाल की जो वस्त्र व्यवसाय की स्थिति थी वो धीरे धीरे शने शने कम होती चली गई। यहाँ का ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये लुप्तप्राय होती चली गई, और उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान के जो दूसरे क्षेत्र थे वो धीरे धीरे शने शने प्रगति करते चले गए। आज मुंबई को हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, या फिर राजस्थान का अगर हम भीलवाड़ा प्रांत देखें जो कि शूटिंग शर्टिंग के लाइन में एक किंग अपने आप को स्थापित कर चुका है। तो अगर हम कारणों का पता लगाएंगे पश्चिम बंगाल क्यों इसमें पीछे चला गया, सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई लेबर की। उस समय, हालांकि आज ये प्रॉब्लम उतनी नहीं है, लेकिन उस समय क्या है कि यूनियन के रूप में जिस तरह से यहाँ इंडस्ट्री में परेशानियाँ शुरू होती चली गई, जब भी कोई नया इंडस्ट्री स्थापित करने की कोशिश करता उसे स्थानीय जो लेबर समस्या का सामना करना पड़ता, वो माने किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए उसके बूते के बाहर की चीज़ थी। उसके अलावा पावर के क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पावर के क्षेत्र में जब दूसरे प्रांतों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का पावर यहाँ से काफ़ी सस्ता था, और ये वहाँ जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि किसी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, विद्युतीकरण की ज़रूरत होती है, टेक्सटाइल में पानी का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए, ये सब जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पश्चिम बंगाल में मुहैया नहीं के बराबर थी। तो उससे क्या है कि शने शने यहाँ के जो टेक्सटाइल के जो
पायोनियर थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन्होंने धीरे धीरे बाहर की तरफ रुख करना आरंभ कर दिया। और यही कारण है कि आज अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र पूरा आप ले लें, गुजरात ले लें, इवन पंजाब के कई क्षेत्रों में टेक्सटाइल ने इतना डेवलपमेंट अपने आप को किया है। और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे सिमट करके आज प्राय लुत्फ होने के कगार पर है। तो ये जो बेसिक रीजन्स थे इसके, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उसके कारण यहाँ का ये व्यवसाय है वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। सर, आपने बताया कि ये व्यवसाय लमसम लुप्त होने के कगार पे आ गया है पश्चिम बंगाल में। तो सर, इसको किस तरह से हम, कैसे इसका समाधान, मतलब ये समाधान कैसे हम निकाले कि ये यहाँ का जो मेन एक समय का बिजनेस था, इसको कैसे बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? भाई, बचाने के लिए तो है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जगह की, आज कोई भी फैक्ट्री अगर डाली जाए उसको अगर प्रॉपर जगह सही दामों पे मिल सके, लेबर की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पावर जो है वो उनको सही सब्सिडाइज रेट में अगर शुरुआती दौर में जो 5 साल 7 साल का जो टीथिंग पीरियड होता है अगर उनको मुहैया कराया जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री लगाने की हिम्मत कर पाएगा। सही तरीके से उसको लोन मुहैया कराया जाए, जो भी उसकी जो किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए जिस तरह की सुविधाएं, जो सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो सपोर्ट अगर मिले तो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैम्बर ने अपने तरीके से एक कोशिश शुरू की थी यहाँ टेक्सटाइल पार्क लगाने की, लेकिन हमें जितनी जगह की ज़रूरत इस टेक्सटाइल पार्क को लगाने की थी, वो जिस एरिया में हम लगाना चाहते थे कि वहाँ लगाने से टेक्सटाइल पार्क, वहाँ जो टेक्सटाइल यूनिटें आएगी, वो या तो वो जगह हमें जो सरकार की तरफ से कहा जाता था वो जगह इतनी छोटी होती थी कि उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, या वो जगह इतनी दूर बता दी जाती थी कि हम यहाँ से वहाँ जा कर के उसको सेटअप नहीं कर पाते थे। तो उसका ये नतीजा हुआ कि हमने कोशिश की और उस कोशिश के बाद में हमने उस कोशिश को पूरा, मैं कहूँ कि छोड़ दिया तो कहीं कोई गलत नहीं होगा। अब हम टेक्सटाइल पार्क को लेकर के कोई भी तरह की बात नहीं करते हैं। अब जैसे हम टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये सारी स्थितियां हैं। सर, आज न्यू कमर टेक्सटाइल को लेकर के काफ़ी मतलब उनके अंदर एक क्रेज है। आज ई कॉमर्स बिजनेस को देखें या फिर जो भी नए मॉल्स खुल रहे हैं वहाँ पे कपड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग्स हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर कि कपड़ों का व्यापार, कपड़ों आज के समय में जो लोगों का रुझान है, इससे क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती है। एक तो टेक्सटाइल यार्डेज की अगर हम बात करते हैं उसकी, और एक होता है रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आपने जो कहा कि लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है, जो मॉल्स कल्चर आया है और जो ई ट्रेड का जिसकी आपने जिक्र किया है, तो उसके हिसाब से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जितने दुकानें खुलेगी, जितने मॉल्स खुलेंगे, उसके हिसाब से गारमेंट सेक्टर को निश्चित तौर पे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ई ट्रेड के जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि रिटर्निंग वाला जो एक सिस्टम है, लोग मंगवाते हैं और उसके साथ में उसको देख करके या तो उसका कपड़ा का कोई वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है वो उनको फीड नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको साइज़ को लेकर के दिक्कत आती है, उसको वापस वो रिटर्न कर देते हैं। तो एक बार जब नया कपड़ा जा कर के वापस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास पहुंचता है तो उसमें क्या उसकी ग्रेडेशन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और जहाँ तक बात लोगों के रुझान की है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। काफ़ी हद तक जो टेक्सटाइल ये इंडस्ट्री है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसमें आने से कतरा रही है। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है कि टेक्सटाइल में सबसे बड़ा क्या है, उधार का एक जो ट्रेंड है। होलसेलर जो है वो उनको उधार देना पड़ता है रिटेलर को,
और वो समय पे अगर नहीं आता है तो वो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आ जाता है। और जो यंग जनरेशन, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो आना इस ट्रेड में इसलिए नहीं आना चाहती है कि एजुकेशन का पूरा यहाँ पे सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। एक समय था जब लोग ये कहते थे कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको टेक्सटाइल सेक्टर में कोई भी कपड़े की दुकान खुला दी जाए और बैठा दिया जाए तो वो अपनी जीविकापार्जन कर लेगा। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। ई ट्रेड के लिए आपको पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, और उतने रेशियो में अगर जनरेशन अगर आपकी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है तो आपके आने वाले समय में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर मूलभूत सुविधाएं अगर व्यापारियों को मुहैया कराई जाए तो लोगों का वापस से इंडस्ट्री सेटअप में रुझान हो सकता है। और अगर सही तरीके से इंडस्ट्री सेट होगा तभी हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उसका इस टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ में रुझान आएगा। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि यहाँ हम वापस से इस इंडस्ट्री को फ्लोरिश देख सकें। सर, सूत्रकार के माध्यम से आप सरकार को कोई संदेश, मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, चेंबर के बिहाफ में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जिस तरह की सुविधाएं चाहिए, सही लैंड उपलब्ध कराई जाए सही रेट के ऊपर में, उसमें गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज अपना कुछ सब्सिडी दे, बैंकों के माध्यम से जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वो लोन सही ढंग से मुहैया कराया जाए, लेबर की प्रॉब्लम नहीं आए, पावर की प्रॉब्लम नहीं हो, पावर भी एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर में, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि इमीडिएटली उसका कोई भी तरह का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको धीरे 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 कॉस्ट कवर करने के लिए उसको शने शने 4 साल 5 साल 7 साल का समय लगेगा, तब जा करके वो इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से सेटअप हो पाएगी। तो उतना अगर सब्सिडी, उतना अगर सहयोग राज्य सरकार करे तो मेरे ख्याल से लोगों का रुझान वापस से इसकी तरफ आ सकता है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितना सहयोग हो सकता है करे। व्यापारी भी कोशिश करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोशिश करेगा कि वो एक सही तरीके से, एक सही प्लेटफॉर्म पे अगर उसको एक इंडस्ट्री सेटअप करने का मौका मिले तो वो ज़रूर करना चाहेगा। बेसिक सरकार से यही गुजारिश है कि पूरी की पूरी एक यूनिट लगाने के लिए जो सहयोग सरकार की तरफ से हो। आज दूसरी सरकारें, आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, पंजाब की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ सरकारें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पूरा सहयोग कर रही है। वो चाहती है कि वहाँ पे इस तरह के इंडस्ट्री सेटअप हो ताकि लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोग वहाँ उस इंडस्ट्री से जुड़ सकें, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो स्टेट का भला होगा। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो क्यों अपना प्रदेश छोड़ करके जाएंगे। तो उनको अगर सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो मेरे ख्याल से ये एक स्टेट का भी भला होगा और नया व्यापार फैलेगा तो उससे कई तरह के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप होती है तो आप मान के चलिए कि उसके साथ में उसके कई सब्सिडरी इंडस्ट्री वहाँ पे खुल जाती है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अगर हम कोई प्लांट बैठाते हैं, यहाँ पे सूते की इंडस्ट्री डेवलप होती है, पैकेजिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है, उसके साथ में मेडअप्स जो हैं वो इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक के साथ में कितने लोगों का भला होगा। तो मेरा यही गुजारिश है कि अगर इस तरह ध्यान दिया जाए, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं दी जाए तो मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल हम अपने जो पुराना जो हमारा गोल्डन पीरियड है उसकी तरफ लौट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर सूत्रकार साहब को बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, और साथ ही इसमें अपार संभावनाएं हैं करियर को लेकर के। जॉब भी इसमें बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो भी अपने आप को बहुत एक सक्सेसफुल करियर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार को थोड़ा सा इस पे फोकस करना होगा ताकि इस इंडस्ट्री को फिर से एक बड़ा इंडस्ट्री बनाया जा सके। खास तौर पे बंगाल की जो गरिमा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, वो गरिमा को फिर से बचाया जा सके। मैं राकेश मिश्रा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।